नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा स्टैटिक जीके का जो पार्ट हमारा चल रहा था वो पार्ट 8वां होगा। इसमें भी हम 30 प्रश्न आपको करेंगे। तो अगर आप प्राइमरी सुपर टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे या टेट पेट दोनों के लिए, तीनों के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक आप लोगों के लिए होगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री में नोट्स पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर वो पीडीएफ आप ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है। एक चीज़ आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने जो 7वां पार्ट था उसमें हमने 33 प्रश्नों तक कवर कर दिए थे। याद रखिएगा, 1 से 100 प्रश्न होने के बाद फिर से पहला प्रश्न स्टार्ट हो जाता है और फिर से 100 प्रश्न तक ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हम 500 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं। 500 प्रश्नों की सीरीज का ये पार्ट 8वां है, ये भी ध्यान रखिएगा। 33 प्रश्न तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जरूर आप देखिएगा इससे पहले वाले पार्ट का। आज हम 34वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 34वां प्रश्न कि बोरेक्स किसका अयस्क है। काफी इंपोर्टेंट है। बोरेक्स किसका अयस्क है वो आपको बताना है। तो वह किसका अयस्क है तो वह सोडियम का, कार्नलाइट मैग्नीशियम का, डोलोमाइट मैग्नीशियम का, क्रायोलाइट मैग्नीशियम का। लेकिन बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क होता है। और कई बार पूछा जाता है कि लोहा का अयस्क क्या होता है। तो लोहा का 2 काफी महत्वपूर्ण अयस्क है, एक हेमेटाइट या मैग्नेटाइट भी कहते हैं। तो 2 अयस्क याद रखिएगा लोहा का, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। और एक चीज बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये चीजें बस ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 35 है कि रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय जो है उस समय रूस का शासन हुआ करता था जब रूस की क्रांति स्टार्ट हुई थी तब। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, संतलत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था। संतलत काल जो काफी 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, ये जो शासक थे उसकी बात हो रही है। तो क्या कहते थे मंत्री को, तो मजलिस ई खलवत कहा जाता था। दिल्ली में संतलत काल था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हमारी पृथ्वी है तो जैसे ही आप j डिग्री ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे आप पूरब की तरफ अगर आप जा रहे हैं 1 डिग्री तो आपको 4 मिनट जो है प्लस करना पड़ता है अपने समय में। जैसे 12 बज रहे हैं और 1 डिग्री आप पूरब की तरफ चले गए तो 12:04 जो है वो आपका समय हो जाएगा। मतलब प्लस होता है, ध्यान रखिएगा, प्लस होता है 4 मिनट। लेकिन वहीं पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो 4 मिनट माइनस हो जाता है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट का फेर होता है, ये ध्यान रखिएगा समय का। 38 प्रश्न, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष कितनी का कोण बनाता है। तो 66.6 डिग्री या 66 सही 1/2 डिग्री भी आप कह सकते हैं, इतने का कोण बनाता है। लेकिन झुका कितना है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है, जिससे मौसम संबंधी जो भी परिवर्तन होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है पृथ्वी का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 और यह है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। तो स्वेज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर होती है। काफी महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण 1869 में प्रारंभ हुआ था और 10 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे। और जब ये बन गई तो यूरोप का जो भारत और चाइना के साथ जो व्यापार होता था वो काफी कम समय में आसान हो गया था इसके माध्यम से। अब उसको अटलांटिक महासागर घूमना नहीं पड़ता था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूमना नहीं पड़ता था, डायरेक्टली इस नहर के माध्यम से लाल सागर से भूमध्य सागर में घुस जाते थे। और भूमध्य सागर जो है अब यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। जैसे यहाँ पर यूरोप वाला एरिया है और नीचे जो है अफ्रीका वाला एरिया है, तो बीच में ये भूमध्य सागर है।
ध्यान रखिएगा। ये इस पर मिस्र का अधिकार है, मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 40 है, जेंदा अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? जेंदा अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो वो पारसियों का है, और पारसी धर्म का पैगंबर जरथुरसन जी हैं, जो धार्मिक पारसी धर्म के पैगंबर कहे जाते हैं। जैसे मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, तो उसी तरह पारसियों के पैगंबर जो है जरथुरसन जी हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 41 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, और वो अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का शासक, सबको पता है। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसको आपको ट्रिक से मैं याद कराता हूँ। जैसे देखिएगा, राजा ने वैशाली को पाटलिपुत्र के कुंडनवल में पटा लिया। तो ये जहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, राजगीर, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवंड में हुआ था कश्मीर के। ये स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 जो महत्वपूर्ण हैं। जब राजगीर की बौद्ध संगीति हुई थी तो वहाँ पर अजातशत्रु शासक था, और वह किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। वैशाली में जब हुआ था तो कलाशोक का नाम सुने होंगे। शिशु नागवंश आप सुने होंगे ना, शिशु नागवंश, उसी का ये शासक था महत्वपूर्ण। कलाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था, अशोक मौर्य वंश का शासन था। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में है, कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासन, काफी प्रतापी शासक था, उसी के समय चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसका स्रावण होता है? तो हार्मोन्स का स्रावण होता है, ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से। लेकिन वही पूछे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो एंजाइम स्रावण करने के लिए जानी जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स से। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय FAO का मुख्यालय रोम इटली में है, और स्थापना 1945 में हुआ था। प्रश्न नंबर 44 है, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को, और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित 4 नवंबर 2008 को किया गया था। ये डेट दोनों याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है अगर EVS में बात किया जाए तो। ये प्रश्न नंबर 45 है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में। स्थान 1985 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सार्क का। कहाँ पर? तो काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी सार्क का। आगे चलते हैं, और 46 प्रश्न है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। उसी के साथ शिमला समझौता 1972 में, और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। पंचशील जब समझौता हुआ था तो भारत और चीन के बीच हुआ था, और उसी में नारा दिया गया था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में जाकर सारे दगाए जो है हो गए थे खत्म। ये वाला हिंदू चीनी भाई भाई वाला खत्म हो गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल जो है सबसे सशक्त बल प्राकृतिक में माना जाता है। और 48 प्रश्न की बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार लागू हुआ था? तो 26 जून 1968 को। और बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। याद रखिएगा, राज्यपाल की सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लागू होता है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदन करता है कि इस राज्य में जो है अशांति है, असुविधाएं हैं, तो उसके माध्यम से राष्ट्रपति शासन लागू करता है, और उस राज्य का पूरा अधिकार राज्यपाल के अधीन चली आती है, पूरी शक्तियां राज्यपाल के अधीन चली जाती है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, और वह है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 51 का जो है मूल कर्तव्य का जो है उल्लेख जो है करता है। मूल कर्तव्य की अगर हम बात करें तो भाग 4 क में इसका वर्णन है, और
मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्य कितने थे? तो 10 थे। 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था, तो जब इसको सम्मिलित किया गया था, तो उस समय जो है 10 ही मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 में एक और जोड़ दिया गया था मूल कर्तव्य। तो इस तरह से हमारे 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। किस देश से लिया गया है? तो वह रूस से लिया गया है। याद रखिएगा, सोवियत संघ उस समय हुआ करता था, उससे लिया गया है। प्रश्न नंबर 50, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। गया बिहार में है। प्रश्न नंबर 51, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। जो है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ये अपने में अदला बदली कर लेते हैं त्यागपत्र के बारे में। यहाँ पर वही लिखा गया कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ई इसको सौंपेगा और ई इसको सौंपेगा जब इनको अनुपस्थिति करनी होगी तब। प्रश्न नंबर 53, किस राजवंश के प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ था? तो चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश में कराया था। चंदेल शासकों का ननकू जो शासक था वो इसके लिए काफी महत्वपूर्ण था। और भारत में HIV, ये थोड़ा गलत दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, और आगे हमारा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में कारागार अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो प्रशासता जो है कारागार अध्यक्ष होता था, उसको प्रशासता कहा जाता था मौर्य काल में। प्रश्न नंबर 55, राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन की व्याख्या किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 53 है कि सांची का मूर्ति किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, और यह मध्य प्रदेश की ये थोड़ा गलत है, साथी शहर लिखा है, शहर में स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्फूर्त, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 57 है कि गांधी जी दक्षिण भारत से कितने वर्ष तक रहे? तो 21 वर्ष तक ये दक्षिण भारत में रहे थे, और 9 जनवरी 1915 को इन्होंने भारत में आगमन किया था। इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1893 से 1915 तक ये जो है अफ्रीका में अपना समय बिताया था, 21 साल। प्रश्न नंबर 58 है कि किस विटामिन की कमी से हेमरेज होता है? तो विटामिन के की कमी से हेमरेज होता है, और रक्त का थक्का विटामिन ए की कमी से नहीं जमता है। तो ध्यान रखिएगा। कुछ विटामिन उसके रासायनिक नाम है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बोनिक एसिड होता है, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन ई टोकोफेरॉल इसको कहते हैं। जन क्षमता में कमी में इस विटामिन को दिया जाता है। और लास्ट है विटामिन के, और वो है फ्लिक्वोनून। रक्त का थक्का नहीं बनता है तो उसका जिम्मेदार जो है विटामिन के ही होता है। आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर 59 पर बात करते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो 2001 में राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। ओपीवी का टीका संबंधित है, तो पोलियो रोग से यह ओपीवी का टीका संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सर्वाधिक लिंगानुपात बात किया जाए किस राज्य में? तो केरल में है। शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य में? तो हरियाणा में है। ये चीजों को ध्यान रखिएगा।
जीएसटी पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 15 अंक होते हैं। पहली बार जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू की गई थी और 1 जुलाई 2017 को भारत में इसको लागू कर दिया गया था। पहला राज्य लागू करने वाला असम है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी को। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 है। 62 पर आने देते हैं और 62 हम अगले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।